स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के क्लास में, जिसमें आज आप सभी पढ़ने वाले हैं समास। समास परिचय, समास के सभी भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण। सर्वप्रथम हम बात करते हैं समास। समास किसे कहते हैं? तो समास का अर्थ है संक्षेप। जहां पर दो या दो से अधिक पदों को एक पद के रूप में लिखा जाता है उसे समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिखा है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसको हम बोलते हैं राजपुत्र। अब यहां पर ध्यान दीजिए, राजा का पुत्र, ये तीन शब्द हुए, हमने इसको एक शब्द में लिख दिया, ये हो गया आपका समास। और ये जो तीन शब्द लिखे हैं ये कहलाते हैं विग्रह। तो परिभाषा क्या निकल करके आई? जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द के रूप में लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो उसे समास। और जब एक पद को दो या दो से अधिक पदों में विभक्त किया जाए तो उसे कहते हैं विग्रह। अब हम सभी इसके पश्चात पढ़ेंगे समास के कौन कौन से प्रमुख भेद होते हैं। तो समास के प्रमुख रूप से 6 भेद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। आइए पहले हम जान लेते हैं समास के कौन कौन से प्रमुख भेद हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इनको याद करने के लिए बहुत सुंदर ट्रिक है। आप 6 समासों के नाम याद कर सकते हैं। अब तक दादा 6 समास। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु। ये आपके सामने 6 समास हो गए। अब आइए एक एक करके हम जानते हैं प्रत्येक समास के बारे में। पहला समास, पहला पद समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, जहां पर पहला पद अव्यय होगा और उसी अव्यय पद की प्रधानता होगी। अव्यय समझते हैं? अव्यय जिनमें कभी भी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो कभी परिवर्तित नहीं होते, जैसे यथा है, अनु, अव, निर, प्रा, प्रति, अप, ये शब्द अगर शुरुआत में लगे हैं और इन्हीं शब्दों की प्रधानता है तो वहां पर आप अव्ययी भाव समास लिख दीजिए। अर्थात जहां पर पहला पद अव्यय होगा वहां अव्ययी भाव समास माना जाएगा। जैसे उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, शक्ति के अनुसार, इसको हम क्या बोलते हैं? यथाशक्ति। यथा अव्यय है तो यथा अव्यय है, यथा संभव, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास। ठीक इसी प्रकार से ममता से रहित, अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं? निर्मम। निर क्या है? अव्यय। निर्मम, निराश्रित। प्रत्येक दिन, अर्थात जो कार्य प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक दिन को हम क्या बोलते हैं? प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। तो प्रति शब्द क्या है? प्रति शब्द भी अव्यय है। तो जहां पर पहला पद अव्यय होगा वहां पर अव्ययी भाव समास माना जाता है। नेक्स्ट, दूसरा आपको बता रहे हैं तत्पुरुष समास। ये अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास ये कक्षा 9 के कोर्स के लिए अनिवार्य हैं, इसलिए कक्षा 9 के विद्यार्थी इनको ज्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास से ही प्रश्न आने हैं, जिसमें एक शब्द लिखा होगा, आपको विग्रह करके उसके समास का नाम लिखना होगा। तो बहुत आसान है कि जहां पर अव्यय हो तो आप अव्ययी भाव समास लिख देना, और अगर अव्यय नहीं लगा है तो निश्चित है तत्पुरुष समास होगा। आइए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का सूत्र होता है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। माने जहां पर उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो, माने बात दूसरे पद के लिए की जाए, वहां पर तत्पुरुष समास होगा। साथ ही साथ दो पदों के बीच में कोई न कोई एक विभक्ति अवश्य लगी रहेगी, यानी कोई न कोई कारक बीच में अवश्य होगा। जैसे का है, का
किस विभक्ति का चिन्ह होता है? षष्ठी विभक्ति का। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होगा। ऐसे ही को द्वितीय विभक्ति में होता है तो यहाँ पर कर्म कारक होगा, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। के लिए चतुर्थी विभक्ति में होता है तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो परिभाषा क्या निकल करके आई? जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है और बीच में कोई न कोई कारक चिन्ह का लोप रहता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब ध्यान दीजिए बात, अब इसमें अपने आप पता चल जाएगा कि उत्तर पद प्रमुख है या पहले पद प्रमुख है। देखिए राजपुत्र, अब कल्पना कीजिए बात इसमें राजा के लिए कही गई या उसके पुत्र के लिए कही गई। तो ध्यान में आता है बात तो उसके पुत्र के लिए कही गई, तो उसका पुत्र प्रमुख है। ठीक उसी प्रकार से यश को प्राप्त और यज्ञ के लिए शाला, यानी यज्ञशाला। तो जहां पर उत्तर पद प्रधान होगा वहां पर तत्पुरुष समास होगा, परंतु बीच में कोई एक विभक्ति का लगा रहना आवश्यक है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रमुख होते हैं, और जब दोनों पद प्रमुख होंगे तो बीच में और शब्द लगा होगा। परिभाषा क्या बनेगी? जहां पर दोनों ही पद प्रमुख होंगे, बीच में और शब्द का लोप रहेगा, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण है माता पिता, ये विग्रह है, ये समास है। इसका विग्रह क्या बनेगा? माता और पिता। माता भी प्रमुख, पिता भी प्रमुख। ठीक इसी प्रकार से एकादश, 1 और 10 दोनों अपने अपने स्थान पर प्रमुख हैं। राधा और कृष्ण, तो जहां पर दोनों पद प्रमुख होंगे, बीच में और शब्द लगा रहेगा, वहां द्वंद्व समास होता है। इसका सूत्र भी आप सभी नोट कर लें। सूत्र होता है चार थे द्वंद्व, मानी चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चा का मतलब क्या होता है? और। तो जहां पर और शब्द बीच में लगा रहेगा वहां द्वंद्व समास होता है। चौथा समास द्विगु समास। इसका सूत्र होता है पूर्व पद संख्यावाची द्विगु, अर्थात जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है, कोई ना कोई संख्या लिखी हो, गिनती लिखी हो, वहां पर द्विगु समास होगा। जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है वहां द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण है 7 ऋषियों का समूह। 7 क्या है? अंक है, गिनती है, इसलिए यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। 70 से, 7 ऋषियों के समूह को क्या बोलते हैं? 70 से। 5 वट वृक्षों का समूह, 5 क्या है? गिनती है, संख्या है, तो 5 क्या है? संख्या है, इसलिए द्विगु समास। 5 वटों का समूह क्या कहलाता है? पंचवटी। 4 राहों का समूह, 4 क्या है? गिनती, संख्या है, 4 राहों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा। तो इस प्रकार से जहां पर पहला पद संख्यावाचक होगा वहां पर द्विगु समास होगा। आपको हम वीडियो के अंत में केवल एक ट्रिक के माध्यम से 6 समासों को पहचानने का बहुत आसान तरीका बताएंगे, इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो देखते रहें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले समास की। इसके पश्चात बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने सभी समास अलग अलग बताए, हमने बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास को एक में क्यों लिखा? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये समास लगभग एक जैसे होते हैं, परंतु इनमें बहुत अधिक कंफ्यूजन होती है, इसलिए जब तक इनको एक पास से हम नहीं समझेंगे तब तक समझने में बहुत दिक्कत होती है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। विशेषण के बारे में पता होगा, विशेषण वाला टॉपिक आपने देखा होगा यूट्यूब पर हमारा, जहां पर जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। तो जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होगा, परंतु बात किसके लिए की गई होगी? वो इन दोनों को छोड़कर किसी अतिरिक्त शब्द के लिए की गई होगी, यानी बात न विशेषण के लिए की गई होगी न विशेष के लिए, प्रधान कोई अन्य पद होगा। जैसे उदाहरण देखिए, लिखा है लंबोदर, 2 शब्द हैं, कौन? एक लंबा और एक उदर। कहा क्या हमने जब इसका विग्रह किया? लंबा है उदर जिसका। किसको लंबोदर बोला जाता है?
लंबोदर श्री गणेश जी को बोला जाता है। तो लंबा है उदर जिसका, देखिए न गणेश जी इसमें लिखा लंबा न उदर, न लंबे के लिए बात हुई न उदर के लिए बात हुई, बात किसके लिए हुई? अन्य व्यक्ति के लिए जो इन दोनों शब्दों में मौजूद ही नहीं है। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में बस इतना ही अंतर है कि कर्मधारय में भी पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु प्रमुखता जो होती है यानी बात जिसके लिए कही गई होती है वो जो दूसरा पद होता है उसी के लिए बात हुई होती है। जैसे हमने उदाहरण लिखा था लंबोदर, लंबोदर हमने यहां पर भी उदाहरण लिखा, कर्मधारय में भी, परंतु इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? लंबा है जो उदर। अब बात किसके लिए की गई? लंबे के लिए बात की गई या उदर के लिए? लंबा है जो उदर, यानी प्रमुख कौन हुआ? उदर। तो उदर के लिए बात की गई, माने दूसरा पद प्रमुख है, इसलिए यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे है उदाहरण नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? भगवान शिव। तो यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और अगर हम कह दें नीला है कंठ जो, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। ये छोटा सा अंतर आपके सामने बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास का था। अब हम आइए केवल एक परिभाषा में सभी समासों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम सब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से समास को कैसे हम एग्जाम के टाइम पहचानेंगे। यदि आपको परिभाषा नहीं आती है, परीक्षा में आ जाए, कोई भी समास आ जाए, तो आप बहुत आसानी के साथ आप समास का नाम लिख देंगे, 100% आपका समास सही होगा। जो अभी तक हमने विस्तार से पढ़ा है उसी को देखते हैं। अव्ययी भाव समास, देखिए जहां पर पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग लगा हो, माने पहले अब उपसर्ग लिखा हो, आप निसंकोच अव्ययी भाव समास लिख दीजिए। जहां पर बीच में कोई विभक्ति आई हो, कोई भी विभक्ति आई हो और दूसरा पद प्रमुख हो, आप तत्पुरुष समास लिख दीजिए। विभक्ति कैसे जानेंगे? चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काठी के अधिकरण में पर, कोई भी चिन्ह आ जाए आप तत्पुरुष समास लिख दीजिए। बीच में और शब्द लिखा हो, विग्रह करते समय आ जाए, आप द्वंद्व समास लिख दीजिए। पहला पद संख्यावाची हो, आप द्विगु समास लिख दीजिए। विग्रह करते समय जिसका शब्द निकल रहा हो, जिसका, जिसमें, जैसे लंबा है उधर जिसका, तो जिसका, जिसमें ये शब्द निकल रहे हो, आप बहुव्रीहि समास लगा दीजिए। और विग्रह करते समय जो शब्द निकल रहा हो तो आप कर्मधारय समास लगा दीजिए। इस प्रकार से ये 6 समास थे जिनको उदाहरण के साथ आपने ट्रिक और परिभाषा देखी है। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए, हम निश्चित रूप से आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। अब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।